सबसे पहले जय घोष, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा। बंधुओं, हम सब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। विभिन्न विषयों पर नगर स्तरीय नगर मंडल की कार्यशाला का यह अवसर आयोजन का है। हम सब उसमें उपस्थित होकर जो यहाँ वक्ताओं ने विषय रखा है, उन वक्ताओं के विषय को लेकर आने वाले समय में हम शक्ति केंद्र के स्तर पर और मतदान केंद्र के स्तर पर उन विषयों को लेकर हमें जाना है। तो उसकी अभी जैसे प्रभारियों की घोषणा हुई है, अब ये प्रभारियों की ड्यूटी यही रहेगी टोलियों की कि वो पूरे नगर मंडल में जितने हैं, कितने 7 शक्ति केंद्र है ना, 7 शक्ति केंद्रों पर अच्छे प्रभावी कार्यक्रम वो करे। 7 शक्ति केंद्रों के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों के सभी लोग उसमें उपस्थित हो, इस प्रकार की वो रचना खड़ी करके कार्यक्रमों को संपादित करेंगे तो जो केंद्र की, प्रदेश की और जिले की मंशा है वो पूर्ण होगी। अभी हमारे विश्वनाथ जी जिले के मंत्री हैं, मैं उनका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व जिलाध्यक्ष, मेरे अपने साथी ओम प्रकाश जी का भी वंदन अभिनंदन करता हूं। मदन लाल जी गादिया, ये अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, मतलब पुराने जनसंघी कार्यकर्ता हैं, मैं इनका भी वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और नारी शक्ति का प्रतीक, अभी माता अहिल्या की 300वीं जयंती मनाई सुशासन दिवस के रूप में। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा एक विषय पर हमारी नगर पालिका अध्यक्ष का ताली बजाकर अपन स्वागत करेंगे। अरे विषय तो रखा नहीं, पहले ताली बजा दी। विषय इसलिए स्वागत करेंगे ताली बजा के कि बरसों पुरानी हमारे नगर में एक समस्या थी, बहादुर सागर तालाब में जलकुंभी को हटाना। इस नगर पालिका परिषद में कविता जी के नेतृत्व में, बिट्टू जी के नेतृत्व में वो ऐतिहासिक काम हुआ है। आज आप जाके देखो, बहादुर सागर तालाब की पानी की लहरें उठ रही है। तो ये काम का श्रेय इनको जाता है, इसलिए ताली आप बजाएं इनके लिए जोर से। तो ऐसे अच्छे काम नगर हित में आपकी परिषद करती रहे, भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन आप करते रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका भी वंदन स्वागत अभिनंदन। इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई अंकुर पाठक जी, नगर मंडल के अध्यक्ष, इनका कल फोन आया, बोले दौलत जी अपन रख लें, प्रभारी हो आप। मैंने कहा बिल्कुल, ना तो है ही नहीं मेरे पास, संगठन कार्य के लिए कभी ना नहीं है। मैंने कहा आप रखो, मैं आ जाऊँगा। तो मैं इनका भी वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। यहाँ पर रामेश्वर जी जिला उपाध्यक्ष वो भी है, मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नगर के महामंत्री राजेश थापा, मैं उनका भी वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और सामने जितने भी हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकारी सदस्य, महिला मोर्चे की सदस्य, जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, पूर्व पदाधिकारी बैठे हैं, मैं सबका वंदन अभिनंदन स्वागत करते अपनी बात चालू करता हूँ। अब क्या होता है कि मुख्य वक्ता बना दिया जाता है तो उसकी बड़ी विडंबना हो जाती है, उसके साथ विषय सब निकल के आ जाते हैं और फिर उसको बोलना होता है। ठीक है, बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा विषय है 25 जून आपातकाल काला दिवस, वो मेरा मुख्य विषय है। उसमें मैं बोलूँगा, जिले से मेरे को वही निर्देश मिला। पर जो बाकी विषय हमारे बंधुओं ने रखा, जैसे हमारे विश्वनाथ जी ने पर्यावरण का विषय रखा, बहुत गंभीर विषय है, इसके बारे में आपको बता दूं। आज संपूर्ण देश के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में मानसून और वातावरण, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ठंड कभी ज़्यादा गिरती है तो कभी कम गिरती है, गर्मी ज़्यादा गिरती है तो कभी कम गिरती है, वर्षा कभी ज़्यादा होती है तो कभी होती ही नहीं है। ये सब उसके कारण हो रहा है।
क्योंकि आज हमने जंगलों को काट दिया और सीमेंट कंक्रीट के जंगल पूरे देश में खड़े कर दिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उससे प्रभावित होना पड़ रहा है। इनने एक अच्छी बात जिक्र करी थी पर्यावरण के मामले में कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए हम भटक रहे थे। तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, किन पौधों से प्राप्त होती है? एक आप पीपल का पौधा लगाइए, एक नीम का पौधा लगाइए और एक बरगद का पौधा लगाइए। ये 24 घंटे पीपल का पौधा ऑक्सीजन प्रेषित करता है जनता जनार्दन के लिए निःशुल्क। तो हम ऐसे पौधे लगाएं जिससे आने वाले दिनों में जो कोरोना का खतरा इस देश में और प्रदेशों में बढ़ रहा है उससे हमको निजात मिलेगी। और वृक्ष तो प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए। जीवन में हरियाली नहीं होगी तो सब बेकार है। पानी वर्षा समय अनुकूल आए, खूब वर्षा हो, हमारे जल तालाब जलाशय सब भरे रहे, तो उसके लिए वृक्ष जरूरी है। तो पर्यावरण का इसलिए भी महत्व है। और ग्लोबल वार्मिंग से हम तभी बचेंगे जब हम हरियाली की ओर आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए इंदौर में जैसे कैलाश जी और इन्होंने 51 लाख पौधे लगाए, आज पूरा हरा भरा हो गया। पित्त पर्वत 52-51 फीट की उस पर हनुमान जी की मूर्ति है और वहाँ जाके देखो। तो इन्होंने जैसे जिक्र किया तो उसमें हम हमारी शादी की वर्षगांठ पे पौधे लगा सकते हैं, बच्चों की जन्म बर्थडे आती है तो उस दिन पौधे लगा सकते हैं, हमारे पितरों की पुण्यतिथि आती है तो उस दिन हम जाके लगा सकते हैं, हमारे मित्रों का जन्मदिन हो तो उस दिन उनको बुला के प्रेरित कर सकते हैं कि यहाँ चलो वृक्षारोपण करो। तो ऐसे कई अवसर है। और उन अपने घर के आगे, घर के चारों तरफ खाली जगह रहती है वहाँ भी वृक्ष लगा सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे मेरा घर है गाजिया कॉलोनी, तो मैंने वहाँ अशोक, नारियल, जाम, फिर सामने अनार, केसर, फिर बादाम, और अंदर एक खाली जमीन थी तो वहाँ भी मैंने वृक्षारोपण कर दिया। तो वहाँ मैंने कटहल, फिर चीकू, काजू, बिलपत्र, नीम और ऐसे सारे वृक्ष, आम, वहाँ भी आम लगा दिया अंदर। तो ऐसे और सब बड़े हो रहे हैं तो देख देख के बड़ा आनंद आता है। तो ऐसा हम भी अपने आसपास के क्षेत्र को हरियाली से भरपूर कर दे। तो नीम भी लगाइए, उसमें नीम भी है। तो ये सब चीज़ आपको भी करना है, इसलिए इनका आग्रह। और इस विषय को बहुत गंभीरता से समझे। आने वाले समय में पर्यावरण का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर हमारे भाई ने बोला योग दिवस, ओम जी ने योग दिवस पे बात रखी। तो योग के बिना सब सुनना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को, कई राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर भारत की ओर प्रेरित कर लिया, जोड़ लिया। योग दिवस का कमाल है। और योग करने से कोई नुकसान तो है ही नहीं। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार सब योग से आते हैं। निरोग काया योग से होती है। तो हम योगों की ओर भी प्रेरित करें सबको। और योग हम सब के लिए, आत्मरक्षा के लिए, शरीर रक्षा के लिए बहुत बड़ा सूत्र है। तो उस दिशा में आगे बढ़ें। आज रामदेव जी पूरे विश्व को योग की ओर मोड़ रहे हैं, निःशुल्क शिविर लगा रहे हैं। उनका शिविर में हरिद्वार में जाकर अटेंड करके आए 7 दिन का। तो बड़ा आनंद आता है वहाँ भी जाते हैं। तो सुबह 5 बजे उठा देते हैं और फिर सामूहिक योग होता है वहाँ। तो वो सब आपको भी करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए कि आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियाँ आए। फिर हमारे गाजिया जी ने विषय रखा, इतनी उपलब्धियां हैं, 11 साल बेमिसाल। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल मतलब क्या है? 11 साल में जो 60 साल में पूर्ववर्ती सरकारें आज़ादी के बाद जो विकास और जो काम नहीं करना था वो कर दिया। आपने कभी कल्पना करी थी कि 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में ऐसी सरकार आएगी, ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा जो धारा 370 को हटाएगा, जो इस देश के अंदर कलंक थी, जो भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को विभाजन की राह पर खड़ी कर रही थी। धारा 370-35 से उसको हटाने का काम कितना बड़ा महत्वपूर्ण काम था। इसे राष्ट्रवादी सरकार नहीं होती। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी, हम कर पाते। 500 साल से हमारा संघर्ष चल रहा है,
हम हिंदू राष्ट्र के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातनी हैं, और राम हमारे आराध्य देव है। रोम रोम में राम बसे हैं, पर राम का मंदिर उसकी जन्मभूमि पर हम बना नहीं पा रहे थे। कई बलिदान हुए, लाखों बलिदान हुए। बलिदानी जत्थे का मैं भी कारसेवक था, मेरे सामने भी एक बलिदान हुआ, ऊपर ही हो गया था। जब हम बाबरी मस्जिद को ढा रहे थे तो भिंड के एक संत थे, तो संत दास जी महंत, उनके ऊपर वो शिला गिरी और वो वहीं स्वर्गवास हो गया। उनको सुराइयों में उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ऐसे कई बलिदान हुए। तो आज उस बलिदान की बदौलत आज राम मंदिर खड़ा हुआ है। हम सबका आराध्य केंद्र। हमको एक बार जीवन में अवश्य अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहिए, फिर आगे बढ़ो। तो विकास, अरे विकास भरपूर हुआ। हमारा जो नारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसको यदि कोई वास्तव में साकार कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, केदारनाथ बद्रीनाथ को विकसित किया, फिर आपका सोमनाथ जी को विकसित किया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, और अभी ओंकारेश्वर कॉरिडोर की घोषणा हो गई है। पावागढ़ को सुरक्षित करा, और सारे तीर्थों को वे चैतन्य अवस्था में ला रहे हैं, उनका पुनर्निर्माण कर करके। तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के 11 साल में हुए ना। सेना का सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूतीकरण का काम यदि किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हम जनमानस के विकास की बात करें, कभी कल्पना करी थी हमारी माता और बहनों ने कि जो रात दिन शहर क्षेत्र की तो ठीक है गैस का उपयोग कर लेती, ग्रामीण क्षेत्र की माता और बहनें आज भी जंगल से लकड़ी लाती थी, चूल्हा फूकती थी, खुद धुआं खाती थी और परिवार को रसोई बना के खिलाती थी। ये छोटा सा काम था, पर इसके ओर किसका ध्यान गया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गया, और उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का निर्माण करके घर घर निःशुल्क महिलाओं को चूल्हे पहुंचा दिए। ये छोटा मोटा काम, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा विकास का मामला है। आज कई परिवारों को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई ने सोचा था कि गरीबों को आरसीसी के पक्के मकान मिलेंगे? ये विकास किया उन्होंने। पूरे आवास, गांव गांव में आप जाओगे तो बिल्डिंगें बनी हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना की। एक नया भारत, एक विकसित भारत की तकदीर और तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में हमें दिखने लगी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का आप जाल देख लो, झाबुआ जिले में नई नई सड़कें, डामरीकृत सड़कें। कभी गांव वालों ने कल्पना नहीं की होगी कि ये उबड़ खाबड़ रोड, पगडंडी रोड डामरीकरण में तब्दील होगी। आज सरपट वाहन दौड़ रहे हैं। ये विकास है, ये 11 साल का विकास है नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश सरकार का। फिर और आगे बात करें तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ पहलगांव में, और उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की तीनों आर्मियों ने मिलकर दिया। प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर, और सिंदूर में 22 मिनट के अंदर दुश्मन राष्ट्र के 9 ठिकाने और 21 स्थानों को ध्वस्त करके उनको घुटने के बल ला दिया। और हमारे अत्यधिक आधुनिक हथियार, हमारे यहाँ जो मिसाइलें बनी, हमारे यहाँ जो टैंक बने, हमारे यहाँ जो हथियार बने, उससे उस पर हमला किया और सीमा पार नहीं करी, सीमा लांगी नहीं। तो सशक्त भारत, विकसित भारत बनाने की दिशा में ये कितना महत्वपूर्ण काम है नरेंद्र मोदी जी का। कल्पना करिए आप, ये छोटा मोटा काम नहीं है। फिर और आगे अपन बढ़े तो आज किसानों को दृष्टि में कई हजारों करोड़ों का बजट पास किया है, और किसानों की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है। और 6,000 केंद्र से दिए जा रहे हैं, 6,000 मध्य प्रदेश से दिए जा रहे हैं। 12,000 रुपये पर मंथ हमारे किसानों के खाते में सीधा सीधा जा रहा है। और आगे की बात करूं तो जन धन योजना, उसमें कांग्रेस इसकी बहुत मजाक उड़ाती थी इस योजना की कि खाते खुलवा दिए जीरो बैलेंस पे, क्या करेंगे मोदी जी? ये जनधन योजना का क्या होगा? माखौल उड़ाते। ए भैया बात मत करो पीछे, यदि कार्यशाला में आए हो तो जरा गंभीर होकर बैठो, और बात करना है तो बाहर चले जाओ, अंकुर जी जरा खड़ो के बोल दो। आप मानसिकता से नहीं आते और फिर यहाँ पे बात करते तो बाकी टाइम नहीं मिलता इनको बात करने का। जो यहाँ कार्यक्रम होगा उसकी तो गंभीरता समझो भाई। कार्यशाला है कोई, यहाँ पे पान की दुकान होटल थोड़ी नहीं लगी हुई है तो बात कर रहा हूँ। हम सब
तो मैं क्या विषय भटक जाता हूँ बोलने का। तो मैं केस पे आया रहा था जन धन योजना। आपने कभी कल्पना करी, गरीबों के खाते कभी कभी बैंकों में उन्होंने, माता और बहनों और गरीबों ने मुंह नहीं देखा था बैंकों का। और कितनी दूरदृष्टि थी नरेंद्र मोदी जी की। उन्हें कहना है सबसे पहले जनधन के खाते पूरे देश में खोले जाएंगे, और करोड़ों खाते जनधन के जीरो बैलेंस पर बैंकों में खोले गए। उसके पीछे उनका मकसद था कि हम जो दिल्ली से सरकार, केंद्र की सरकार जो पैसा डालेगी जनधन के माध्यम से जनता जनार्दन के लिए, सीधे उनके खाते में जाए। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी कथन आपने सुना है, क्या बोलते थे वो, कि हम 1 रुपया दिल्ली से डालते हैं, यहाँ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे बीच में गायब हो जाया करते थे। और आज हमारे प्रधानमंत्री 1 रुपया डालते हैं तो 1 रुपया हमारे खाते में आता है, पूरा आता है। तो ये फर्क विकास का, विकसित भारत का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का आपको देखना चाहिए। फिर एक आगे की बात करूं, आपने देखा होगा कि चंद्रयान के बाद यान चंद्र पर पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, सूर्य के पास पहुंचने की हम तैयारी कर रहे हैं। वहां पर भी हमारे उपग्रह वगैरह पहुंच गए, वहां पे सूर्य की भी स्टडी चल रही है। तो ये सब विकसित भारत की निशानी है। और उस विकसित भारत में 11 साल की सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी की है, आपकी हमारी है। क्यों हम सरकार नहीं बनाते, हम सरकार को जिताने के लिए मेहनत नहीं करते, तो केंद्र में क्या सरकार बनती। इसलिए अपनी उपलब्धियां हैं, अपनी उपलब्धियों का बखान अपन नहीं करेंगे, सरकार जनता जनार्दन में जाके तो कोई दूसरा थोड़ी नहीं आके करेगा। तो ये सब चीजें आपको गंभीरता से इस कार्यशाला में ले जाकर फिर अपने को शक्ति केंद्रों पर रखना है। संकल्प और सिद्धि, तो संकल्प और सिद्धि करके जाना है यहाँ से कार्यशाला में आपको, कि ये जितने विषय हैं उन विषयों को हम जाएंगे नीचे लेकर और जनता जनार्दन तक इस विषय को पहुंचाएंगे, घर घर इस विषय को पहुंचाएंगे, झोपड़े झोपड़े खोपड़े खोपड़े तक इस विषय को पहुंचाएंगे। अब मेरे मूल, ये सब विषय हो गए, अब मैं मेरे मूल विषय पे आ रहा हूँ जो मुझे दिया गया था और जिसका मैं संयोजक भी बनाया गया हूँ। आपातकाल 25 जून काला दिवस। आप आपातकाल का नाम सुन के आप तो जानते ही नहीं होंगे वो सारे आपातकाल क्या, इमरजेंसी क्या है, 25 जून को क्या हुआ था, जानते हो क्या? जानते हो तो थोड़ा हाँ ना करो यार, नहीं जानते ना तो अब मैं बता देता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जब आपातकाल लगा 25 जून को, इसलिए लगा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का चुनाव, राजनारायण जी उनके खिलाफ संसद का चुनाव लड़े थे रायबरेली से, और उन्होंने रीट दायर की थी कि इस चुनाव में गड़बड़ियाँ हुई है, धांधलियाँ हुई है और गलत तरीके से ये विजय हुई है। तो इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने उनके उस चुनाव को खारिज कर दिया था इंदिरा गांधी के। उससे वो बौखला गई और रातम रात उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी थी। कैसी विडंबना, पूरे संविधान को तहस-नहस करके और आपातकाल की घोषणा कर दी। और उस आपातकाल के बारे में जुल्म जातियों की दास्तां बहुत लंबी है भाई, इतनी लंबी है कि जैसे हिरण्यकश्यप के राज में भगवान विष्णु का नाम लेना अपराध हुआ करता था, ठीक उसी तर्ज पर उस आपातकाल के दौरान 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक शब्द भी बोलना अपराध हुआ करता था, उसको जेल में निरुद्ध कर दिया जाता था, ठूस दिया जाता था। ऐसी जुल्म जाति और संविधान का कोई सुनने वाला नहीं। फिल्म जगत पर प्रतिबंध, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, आपके सामाजिक संगठनों पर, धार्मिक संगठनों पर, प्रेस जगत पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रतिबंध, सारे लोगों पर ऐसा, और सारे संगठनों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि प्रखर राष्ट्रभक्त का संगठन है, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में, हिंदुत्व को जागृत करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, उनके प्रचारकों को भी जेल में, सारे विपक्ष के भी नेता जेलों में ठूस दिए गए। और वो दौर जबरदस्ती परिवार नियोजन का भी दौर चला। संजय गांधी के नाम पर
राजीव गांधी के नाम पर पूरे देश में जबरदस्ती नसबंदी के ऑपरेशन हुए। नहीं कराए तो भी कराओ, नहीं तो तुमको तक परेशान, विरोधियों को परेशान, सट्टा जुआ वालों को भी अंदर कर दिया था। उस काल में कोई सुनने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं। हाँ, पर एक चीज होती थी उस समय कि जो 20 सूत्री कार्यक्रमों में आस्था प्रकट कर देते थे उनको उससे छुटकारा मिल जाया करता था। तो बहुत सारे अपने भी लोग थे बीजेपी से जुड़े हुए, जनसंघ से जुड़े हुए, उन्होंने लिख लिख के न छुटकारा पाया। पर बहुत सारे कट्टर लोग थे जिन्होंने अपनी आस्थाओं को नहीं बदला, अपनी निष्ठाओं को नहीं बदला, अपने विचारों को नहीं बदला, अपनी कार्य पद्धति को नहीं बदला और जेल जाना स्वीकार करा। और जेल के अंदर भी जो यातनाएं दी गई है वो पूरा बदन सिरहन जाता है वो सुन सुन के, देख देख के। उस परिवार, उस आपातकाल की पीड़ा से मेरा परिवार भी प्रभावित था। मेरे बड़े भाई योगेंद्र जी भावसार जो स्वर्गवासी हो गए, सबसे आखिरी में छूटे थे। अलीराजपुर में जेल में बंद थे सोनलाल जी दाणी, योगेंद्र जी भावसार, देवास वाले महाराजा के पिताजी कृष्णराव जी पवार और भी लोग थे, और सब छूट गए। पर वो आखिरी में 19.5 महीने के बाद छूटे। हताश और निराश था परिवार। घर का मुखिया यदि जेल में चला जाए तो उस परिवार की क्या स्थिति बनती होगी। जो कमा कर खिलाने वाला, पालने वाला परिवार को वही जेल में चला जाए तो क्या स्थिति होगी। वो प्रताड़ना हमने झेली है, बहुत करीब से देखिए। बहुत सारे आज अपने आप को संघ का बहुत बड़ा स्वयंसेवक बताते हैं, उसका प्रदर्शन भी करते हैं, पर हमने आंखों से देखा है आपातकाल के दौरान अच्छे सुरमा संघ के स्वयंसेवक संघ के नाम से दूर भागते थे। उस दरमियान संघ का सूचना तंत्र चलता था। मुझे ध्यान में आता है कि धार जिले में जिला प्रचारक थे श्रीपति जी खेड़कर और विक्रम जी मौर्य, अब जो साधु बन गए, उसमें प्रचारक थे। और ये दोनों प्रचारक सारे, उनको इंदौर भोपाल से सूचना मिलती थी, धार से उनको सूचना मिलती थी, तो जिलों में जा जाके बेस बदल कर आते थे। कभी वो टॉप पहनाते थे, काला चश्मा पहनाते, कभी सूट पहनाते थे, और बेस बदल कर कोई उन्हें पहचान नहीं ले और आकर सूचना तंत्र दे के चले जाते थे कि आगामी ये कार्यक्रम करना है। ऐसा ही एक सूचना तंत्र हमको मिला था। मैं और मेरा बड़ा भाई बगैर तो जेल में थे और कीर्ति भाई सर्विस में थे, और उनको भी परेशान कर दिया था, उनको थानला ट्रांसफ़र कर दिया था। और उस समय इनकम टैक्स का छापा भी हमारे पे पड़ा था कांग्रेसियों के द्वारा। मतलब कोई कसर नहीं रखी थी इस परिवार को बर्बाद करने के लिए। तो सब पीड़ाओं को झेलते हुए, हमारी भाभी उस समय गर्भावस्था में थी, उनने भी वो पीड़ा झेली, और उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी। और संघ के प्रचारकों के माध्यम से हमको सूचना दी गई कि संघ कार्यालय पर सील होना है, छापा पड़ना है, ये सब जब्त होना है, तो आप इनको खाली करो। बोले कई स्वयंसेवकों को हमने बोला है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, पर आप तो संघ परिवार से हो और आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा। आदेशात्मक भाषा से बात हुई, हमने स्वीकार करा। नेपाल सिंह करके उस समय टीआई हुआ करता था, उसकी एक विशेषता थी, वो एक चाल में उसकी बुलेट चलाता था। राधा कृष्ण मार्ग में महिपाल प्रिंटिंग प्रेस के सामने संघ कार्यालय था शुक्ला परिवार के वहाँ। और अब सामान रखना तो कहाँ रखना, इमरजेंसी चल रही, कोई रखने को तैयार नहीं। तो फिर हमने उस समय हमने भी चतुराई करी। हमारे ही मोहल्ले में उस हमारी दुकान के सामने जहाँ पर पोपटशाला थी, अभी वो रोनवाल पोपटशाला है उनकी जैन समाज की, थानक वासियों की, वहाँ पर पहले वो पन्नालाल जी धोबी को किराए पे दिया हुआ था। वो पुलिस में कपड़ा धोने का काम करते थे, पुलिस लाइन में। हमने उनको कहा पन्नालाल जी बहुत बड़ा संकट है और ये आपको मदद करना है, आपके यहाँ कोई नहीं आएगा ऊपर और आप पुलिस में भी हो। तो बोले क्या करना, मैंने संघ कार्यालय का सामान आपके यहाँ रखना है सब बांध बांध के। तो रात में रखोगा कि दिन में, रात में खतरो है, मैं क्यों नहीं दिन में रख दूँगा। उनने हाँ भरी और पूरा संघ कार्यालय दिन में एक दो को उधर खड़ा करा, दो को इधर खड़ा करा, और दिन में हमने दोनों भाइयों ने खाली करा और वहाँ पे सामान रखा। वो दौर था एक, उस दौर में इतने संकट और घर का आदमी जेल में और फिर रिस्क लेना बड़ी मुश्किल का काम था। इसलिए उस दौर से किशोर कुमार के गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस दौर में भी कोई ने भी विपक्ष के अंदर हिम्मत नहीं हारी और आपातकाल के दरमियान हमारे लोकनायक
जयप्रकाश जेपी जी के माध्यम से पूरे देश के जेलों में, जहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के नेता बंद थे, निरुद्ध थे, उनको सूचना तंत्र गया और कहा कि सब आपातकाल से निपटने के लिए अपने अपने राजनीतिक विचारों को, सिद्धांतों को, नीतियों को और अपने दलों को खूंटी पे टांग दो और एक झंडे तले सब एकत्रित होकर इंदिरा इज इंडिया का नारा देने वाली उसका आपातकाल का कड़ा विरोध करना है, तो एक दल बनाना पड़ेगा। और उस समय तय हुआ, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, उसका चुनाव चिन्ह हलदर किसान के माध्यम से हमने वो चुनाव लड़ा। आज जिस प्रकार राहुल गांधी पॉकेट में लेकर एक लाल बुक लेकर पूरे देश में और सभी प्रांतों में दौड़ रहे हैं और लोकसभा में संविधान 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 का खतरा है और लोकतंत्र खतरे में, मैं आपके माध्यम से, इस कार्यशाला के माध्यम से आपको बताना भी चाहता हूं और इन कांग्रेसियों से पूछना भी चाहता हूं कि संविधान तो तुम्हारे कांग्रेस के रगों में है तोड़ना। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हजारों बार, सैकड़ों बार संविधान को तोड़ा, मन मर्जी के निर्णय लागू करे। धारा 370 भी उन्होंने लागू करवाई थी बिना संविधान में पारित किए हुए। ऐसे कई प्रस्ताव उन्होंने करे। उसके बाद आप देखो, इंदिरा जी ने अपनी कुर्सी और अपनी सरकार बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करके पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा दी। उस धज्जियां उड़ाने वाले दल के नेता के रूप में नेता प्रतिपक्ष बन के आज राहुल गांधी, ताली मत बजा, थोड़ा और बचा है, हाँ शांति से, हंसने का विषय नहीं है, गंभीर विषय है। इसकी गंभीरता आपको समझ में नहीं आ रही ना, इसलिए ताली बजा रहा हूँ। तो वो जब संविधान की बात हुई तो उन्होंने हजारों बार तोड़ा और उस विषय को आज वे पूरे उसमें नैरेटिव फैला रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो हम सबका क्या दायित्व बनता है कि उस नैरेटिव का हम मुंह तोड़ जवाब दें, है ना। यही हमारा सब इस कार्यशाला का योजना केंद्र और प्रदेश की यही नीति का विषय है। तो हम उस नैरेटिव को तोड़ें और संविधान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जितना सुरक्षित है, जितना उसकी सुरक्षा हो रही, संरक्षण हो रहा है, शायद किसी सरकार में हुआ होगा। तो ये बात हम सबको लेकर नीचे तक जाना है और आज ये सप्ताह भी चलेगा, संकल्प से सिद्धि का एक कार्यक्रम होगा। हर कार्यक्रम में हम देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और बहुत जवाबदार कार्यकर्ता हैं और बहुत गंभीर कार्यकर्ता हैं। हम सिर्फ पद लेकर अधिकारियों को चमकाने के लिए दायित्ववान नहीं बने हैं। हम पद लेकर पार्षद या विधायक या सांसद या मंत्री या वो इसलिए नहीं बने हैं कि अपने घर भरे हैं, जनता की सेवा करने के लिए बने हैं, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने के लिए बने हैं। सुशासन जो अहिल्या जी की हम 300वीं जयंती मना रहे हैं ना, उसके पीछे यही हेतु है। और आज जो नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वो यही है, भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार से मुक्ति, सुशासन। तो सुशासन कैसे आएगा? अपने आचरण से आएगा ना, कोई ऊपर से सिखाने थोड़ी नहीं आएगा। हम अपने आचरण को किस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं अपने संस्थान में बैठकर, जो जहाँ बैठा है। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, कॉमन सबके लिए विषय है। कोई पंचायत में बैठा है, कोई जनपद में बैठा है, कोई जिला पंचायत में बैठा है, कोई विधायक बन के बैठा है, कोई सांसद बन के बैठा है, कोई मंत्री बन के बैठा है और कोई पार्षद बन के बैठा है। तो ये सबके लिए है कि हम सुशासन लाने की दिशा में भी हम कितने कृत संकल्प हैं। देवी अहिल्या के सुशासन का हम उदाहरण देते हैं।